Good afternoon, sir. Good afternoon, sirs. Good afternoon. You are Divyanshu Pal Nagar. Yes, sir. Please take a seat, Divyanshu. Thank you, sir. So, Divyanshu, can you give us a brief introduction, please? सर मैं हिंदी में Yes, हिंदी में हाँ हिंदी में ज़रा परिचय दें. सर मेरा नाम दिव्यांशु पाल नागर है. मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूँ. मैं आईआईटी कानपुर से एरोस्पेस इंजीनियर हूँ और उसके बाद मैंने हैदराबाद में लगभग 1 साल तक कार्य भी किया है एक स्टार्टअप में. और सर मेरी अभी रुचियाँ हैं एंडोरेंस रनिंग करना और त्राटक मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना. तो वो जो आप स्टार्टअप में आपने जो काम किया वो क्या था, उसमें क्या इन्वॉल्व था? सर जो स्टार्टअप था उसका नाम एडमाई ब्रांड था और ये सर ऑनलाइन मीडिया स्पेस एग्रीगेटर है. तो सर अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी का जो मार्केटिंग मैनेजर है, अगर वो कोई एडवर्टीज़मेंट बुक करना चाहता है तो वो सर उसकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एडवर्टीज़मेंट स्पेसेस ब्राउज़ कर सकता है एंड बुक कर सकता है. ये बताइए दिव्यांशु, आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो तो इतना टेक्निकल है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो आप ये सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहेंगे? सर क्या रुचि है, मोटिवेशन क्या है? सर आई बिलीव जो सिविल सर्विसेज है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब अवेलेबल देयर इन द कंट्री. सर इसमें एक स्टार्टअप की तरह इनोवेशन करने का एक पूरा मौका मिलता है. एनजीओ की तरह जो एक सोशल सेक्टर में काम करने का मौका है वो है. इसके अलावा सर करियर प्रोग्रेशन सर इसका काफ़ी अच्छा है. तो सर ये सब जो एक जो चीज़ें हैं किसी भी जॉब में अवेलेबल हो सकती हैं. आई बिलीव सर दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी. इज इट अ जॉब और अ करियर? सर आई बिलीव इट इज़ ए कैरियर सर. इट इज़ मोर देन अ जॉब. राजस्थान में समय समय पर ये लोकस्ट इन्फेक्शन होता है, टिड्डी, यस सर. पर ये हर साल नहीं होता. क्या वजह है कि कुछ कुछ साल होता है, कुछ कुछ साल नहीं होता? सर राजस्थान चूँकि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है और सर जो यहाँ पर जो लोकस्ट का एक पूरा एक स्वार्म्स देखने को मिलता है उसका रिलेशन है कि सर जो मिडिल ईस्ट में खासकर जो सऊदी अरब हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, वहाँ पर कैसी जियोग्राफिकल कंडीशंस हो रही हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो रही हैं. तो सर उससे ये चीज़ रिलेटेड है सर. तो सर जब भी वहाँ पर ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं उनको पनपने के लिए तो सर उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट इस वाले भारत के भूभाग में देखने को मिलता है. आपने सही फरमाया, पर वो आप कह रहे हैं ना अनुकूल परिस्थितियाँ, वो क्या अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, इस पर ज़रा प्रकाश डालें. सर मैं स्पेसिफिकली तो इस बारे में अवेयर नहीं हूँ किंतु अच्छा, सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. FCI, इसका फुल फॉर्म क्या है? सर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. हाँ, ये कब स्थापित हुई थी? सर ये 1960s में स्थापित हुई थी और सर जो 1968 कहा आपने? सर 1960 सर 1964 टू बी स्पेसिफिक. और इसके 3 उद्देश्य बताए गए थे जब ये स्थापित की गई थी. उन उद्देश्य पर ज़रा प्रकाश डालें. सर इसके जो 3 उद्देश्य मुख्यतया हैं सर, पहला तो यही कि जो देश में एक फूड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना. दूसरा कि सर जो एक हमारा फूड सरप्लस एक पूरा एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम है तो उसको फूड स्टोरेज का के रूप में कार्य करना. और सर तीसरा एक मैं सोच सकता हूँ कि सर जो एक रीजनल इम्बैलेंसेस कई बार हो जाते हैं देश के किसी इस हिस्से में फेमाइन हो सकते हैं तो सर उस वाले केस में वहाँ पर ग्रेन्स पहुँचाना. सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो तो आपने उस पर प्रकाश डाला ही नहीं, प्रोक्योरमेंट. डेफिनेटली सर. थैंक यू सर. फाइनल क्वेश्चन आपसे, मिशन कर्मयोगी से आप क्या समझते हैं? सर मिशन कर्मयोगी सर जो एक सिविल सर्वेंट है उनका जो एक उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने के उद्देश्य से लाया गया है. और सर इसका मूल उद्देश्य है जो एक रूल बेस्ड सिस्टम जो बना हुआ है उसको रोल बेस्ड सिस्टम में परिवर्तित करना. इसमें सर एक ऑनलाइन आई गॉट प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा सिविल सर्विसेज का कंटिन्यूस रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग पर जोर दिया जाता है. आई गॉट का फुल फॉर्म? सर आई कैन ट्राई. सर इट इज़ इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग. जी आप भूल गए, गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग. थैंक यू, सर. थैंक यू. थैंक यू सर. दिव्यांशु, यस सर. आप राजस्थान से हैं. यस सर. विलेज का नाम आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है, सावन भादों विलेज. यस सर. ये इसके पीछे का क्या कारण है?
सर सावन भादो जो हिंदू कैलेंडर है उसके 2 मंथ हैं, और जो सावन और भादो हैं सर वो जो वर्षा ऋतु होती है वो इन्हीं 2 महीनों में होती है। और सर जो मेरा गांव है वहाँ से एक अरू नामक एक नदी प्रवाहित होती है, और उसके कारण गांव के आसपास हरियाली भी काफ़ी अच्छी है, और एक एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो भी सर काफ़ी अच्छा है। तो ये एक सर सीधा सीधा नाम मेरे गाँव से एसोसिएट होता है। अच्छा, कोई और ऐतिहासिक उसका आधार नहीं है? सॉरी सर, इस बारे में मैं और अवेयर नहीं हूँ। ओके। और जनपद कोटा है, यस सर। कोटा नाम कैसे पड़ा? सर इसके बारे में ऐसी किंवदंती प्रचलित है कि इसकी स्थापना कोटिया भील नामक एक भील चीफ टेन ने की थी। तो सर तब से इसका नाम कोटा जाने लगा। और इसके अलावा सर जो कोटा है वो एक परकोटा एक स्ट्रक्चर है सर वहाँ पे, जिसके अंदर जो रॉयल फैमिलीज़ हैं वो पहले रहा करती थी। तो सर उससे भी इसका नाम एसोसिएट किया जाता है। पीछे न्यूज़ में जो है कोटा काफ़ी रहा है, और कुछ अच्छी खबर की वजह से नहीं, बुरी खबर की वजह से, बताएंगे कुछ? सर जो कोटा के साथ में इस समय सर जो एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो घटनाएं हो रही हैं उनमें सर स्टूडेंट सुसाइड एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आया है, और इसी वजह से सर ये पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में रहा है। लगभग 27 स्टूडेंट्स सर 2023 में सर ऐसा अनफॉर्चुनेट एंड एक्सट्रीम स्टेप ले चुके हैं। क्या वजह? सर इसकी कई सारी वजहें हैं। सर पहला तो यही कि जो कोटा है वो अपनी कोचिंग इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसमें सर जेई और नीट के लिए कई सारी कोचिंग वहाँ पर इंस्टीट्यूट्स हैं वो हैं, किंतु सर जो एक एकेडमिक करिकुलम है वो काफ़ी इंटेंस है, और जो बच्चे जहाँ पर वहाँ पर जो जनरली जाते हैं वो अपनी टीन एज में होते हैं। तो सर जो एक इम्पल्सिव अवस्था वहाँ पर होती है, और सर दैट इज़ ऑल्सो कपल्ड विद आइसोलेशन एंड होम सिकनेस। तो सर इन सब कारणों की वजह से कई बार बच्चे एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। दूसरा कारण ये है कि सर हमारे समाज में सोशल जो मेंटल हेल्थ है उसको लेकर एक स्टिग्मा सा बना हुआ है। तो सर अगर बच्चे किसी डिप्रेशन या स्ट्रेस जैसी समस्या से जूझ भी रहे हैं तो वो सर कोई ऐसी प्रोफेशनल हेल्प सीख नहीं कर पाते हैं। तो सर वो भी एक दूसरा बड़ा कारण है। और सर तीसरा कारण ये कि पेरेंटल प्रेशर से इसमें बना हुआ है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अवेयर है नहीं कि अगर जेई या नीट में अगर उनके बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी हो पाता है तो इट्स नॉट एंड ऑफ देयर करियर। तो सर एक वो प्रेशर वाली जो एक सिचुएशन है, ये सब एक कारण बनकर उभर कर सामने आता है। ये कोचिंग का जो प्रोफेशन या बिजनेस कह लीजिए मॉडल आजकल हम देख रहे हैं, इससे आप कितना सहमत हैं, और अगर नहीं है सहमत तो क्यों? सर इसके कई सारे बिंदु ऐसे हैं जो कि काफ़ी पॉजिटिव हैं। सर जैसा कि ये सर कोचिंग एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करवाता है। कई सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं सर जिनकी स्कूलिंग बहुत अच्छे माध्यम से नहीं हुई है, तो सर उनको एक तरीके से लॉन्च पैड का माध्यम प्रस्तुत करता है। और इसके अलावा सर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कि मैं कोटा से आता हूँ और वहाँ पर देख सकता हूँ। किंतु इसमें सर कई सारे नेगेटिव चीज़ें भी हैं जिनको सर और भी रेगुलेट करने की आवश्यकता है। सर जैसे स्टूडेंट सुसाइड एक बहुत बड़ा एक ऐसा मुद्दा सामने निकल कर आता है। दूसरा सर डमी स्कूल की एक जो समस्या है सर, खासकर जेई और नीट के लिए बच्चे स्कूल्स छोड़कर कोचिंग अटेंड करते हैं, तो ये सर कुछ समस्याएं हैं। बट सर हैविंग सेड दैट, अभी हम जो कोचिंग गाइडलाइंस के साथ में आए हैं, आई बिलीव कि सर दैट इज़ द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और अगर उसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया तो हम सर एक होलसम इकोसिस्टम डेवलप कर पाएंगे। एक अंतिम प्रश्न आपसे, क्योंकि अभी आपके स्टेट में इलेक्शंस भी हुए हैं। इलेक्शन से रिलेटेड एक डिबेट चल रही है, ईवीएम हो या बैलेट पेपर, तो इसमें आपका क्या विचार है? सर मेरा ऐसा मानना है कि हम टेक्नोलॉजी के जिस दौर में खड़े हैं सर, वहाँ पर ईवीएम सबसे अधिक उपयुक्त एक ऑप्शन निकल कर आता है सर, क्योंकि कई सारी कंट्रीज इसको फॉलो कर रही है। एक जो हमारा पूरा इलेक्शन इकोसिस्टम है वो ईवीएम पर ग्रेजुएट कर चुका है। तो सर आई बिलीव सर ईवीएम इज़ बेटर। बट सर हैविंग सेड दैट, अगर सर ऐसे कुछ अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके कुछ कंसर्न है, दैट शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट। सर उसके लिए हम वीवीपैट के साथ में लेकर आए हैं, ताकि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका भी इस पूरे फील्ड में एक विश्वास निकल कर आ सके। तो सर आई बिलीव ईवीएम इज़ द वे। थैंक यू सर। दिव्यांश, आप एरो स्पेस इंजीनियरिंग से मैं ग्रेजुएशन किया है आईआईटी कानपुर से। यस सर। ग्रेट अचीवमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन। एरो स्पेस इंजीनियरिंग, चलो एक बात करते हैं एरो स्पेस इंजीनियरिंग से संबंधित। बोइंग का एक प्लेन है 737 मैक्स, काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा है, क्यों?
सर इसके कारण है कि सर पिछले कुछ सालों में ये जो बोइंग 737 मैक्स है इसकी कई सारी दुर्घटनापूर्वक ऐसे हमें इंसिडेंट देखने को मिले हैं सर। इसका अभी हाल ही में एक जो अलास्का में देखने को आया है कि जब प्लेन अपनी क्रूज अवस्था में था तो उसका जो डोर था वो डोर प्लग आउट था सर, वो वहाँ से टूट कर गिर गया। इसके अलावा सर इसमें एक MCAS करके एक और सिस्टम था जिसके कारण इसके विद इन 2 वीक्स 346 इसमें लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो सर इनको लेकर सर सॉरी सर मैं वो कोई याद बात नहीं कर नहीं। पा रहा हूँ। अभी क्या लेटेस्ट डिसीजन लिया है बोइंग ने अबाउट दिस प्लेन? सर इस तरीके के इंसिडेंट प्रकाश में आने के बाद उन्होंने जो बोइंग 737-9 जो एक पर्टिकुलर उसका वेरिएंट था उसको ग्राउंड करने का निश्चय किया है और एक पूरी ऑडिट करने का निश्चय किया गया है। और सर इंडिया में भी जो DGCA हैं उनकी तरफ से ऐसा ऑडिट करने का निश्चय लिया है या प्रोडक्शन लाइन बंद कर दिया? सर जितना मैं अभी अपडेटेड हूँ सर उन्होंने इसके लिए सर अभी तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो मॉर्निंग न्यूज़पेपर हमेशा देख करके जाएं। डेफिनेटली सर, थैंक यू। लेटेस्ट ऑर्डर डेवलपमेंट ये है अच्छा सर, कि बोइंग ने इसकी प्रोडक्शन लाइन बंद कर दी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, नाउ व्हाट इज दिस एंड्योरेंस रनिंग? आप एंड्योरेंस रनिंग में शौक रखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। आप मैराथन दौड़ते हो? सर मैं अभी तक हाफ मैराथन दौड़ा हूँ और सर मेरा हाउ मेनी टाइम्स? सर 3 टाइम्स आई हैव अचीव्ड इट। कहाँ, जयपुर? नहीं सर, अभी तो मैंने सर इसे पर्सनल लेवल पर ही सर स्टेडियम में सर दौड़ा है सर। अभी लास्ट टाइम सर इट वाज ऑन 25 ऑफ दिसंबर 2023। कहाँ? सर दिल्ली में ही, जहाँ पर मैं रहता हूँ। कौन से मैराथन थे? सर हाफ मैराथन थी, लेकिन मैंने सर अपने पर्सनल उस पर ही एक आप मोबाइल अपने से दौड़ गए? हाँ सर। यहाँ तो इवेंट होती है। हाँ सर, अभी सर 16 फरवरी को एक इवेंट होने वाला है, इसके लिए मैंने वो है न्यू दिल्ली मैराथन? यस सर, यस सर। दौड़े होते हैं सर उसमें मैं अभी जाऊंगा सर, उसमें दौड़ोगे? हाँ डेफिनेटली सर। दैट्स वेरी गुड। मैं दौड़ चुका हूँ मैराथन को 2-3 बार। Nice. एनीवे, तो जब आप मैराथन दौड़ते हो तो क्या प्रिकॉशन लेते हैं? सर इसके लिए कई सारे प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है सर। सबसे पहला तो ये कि जो आपका रनिंग गियर है, जो आपके शूज़ हैं, वो अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए। क्वालिटी इज ए वेरी वेग टर्म। आप मैराथन दौड़ रहे हो, आप मैराथन दौड़ चुके हो, मुझे स्पेसिफिक बताओ कि किस तरह के जूते पहनते हैं मैराथन दौड़ने के लिए? सर उनका जो रीबाउंडिंग इफेक्ट है सर वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ताकि जो हमारी जो एक ओवरऑल एनर्जी है वो एक लंबे समय तक कंजर्व रहे। सर दूसरा सर एंड्योरेंस ट्रेनिंग में एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है टू कीप बॉडी हाइड्रेटेड। यस सर, डेफिनेटली तो सर। आप क्या प्रिकॉशन लेते हैं टू कीप बॉडी हाइड्रेटेड? सर उसके लिए सर हम पहले सर एक जो जिस भी समय पर ये हाफ मैराथन या मैराथन दौड़ना शुरू कर रहे हैं सर, तो उसके लिए पहले खुद को हाइड्रेट करें। और इसमें सर इस पूरे ड्यूरेशन में कई बार सर जो सॉल्ट्स हैं सर वो भी बॉडी से डिप्लीट हो जाते हैं। तो कहाँ बात किया जाए, ये क्या त्राटक मेडिटेशन? आई एम इग्नोरेंट अबाउट इट। व्हाट इज दिस त्राटक मेडिटेशन? सर इट इज़ दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेडिटेशन। इसमें सर हम हमारी जो आंखें हैं वो किसी एक बिंदु पर स्थिर रखते हैं सर, क्योंकि जो हमारी आंखों का मूवमेंट है और हमारे दिमाग में आने वाले विचार हैं उनका सीधा सीधा संबंध होता है। Okay. तो जैसे जैसे हम अपनी आंखें स्थिर करते जाते हैं तो सर हमारे दिमाग में आने वाले विचार भी कम होते जाते हैं और हमें काम एंड तो कंपोज। दैट इज कॉमन फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन। व्हाट इज स्पेसिफिक, मतलब इसके लिए स्पेसिफिक क्या है त्राटक के लिए जो अन्य से अलग है? सर जैसे जो अन्य मेडिटेशन है उनका उनकी एक एम होता है कि एक रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ अवेयरनेस प्रदान की जाए सर, जबकि इसमें आज्ञा चक्र पर स्पेसिफिकली फोकस किया जाता है सर, क्योंकि जब हम अपनी आंखें फिक्स करते हैं तो सर उसका जो पीनियल ग्लैंड है, आज्ञा चक्र जहाँ पर स्थित होता है सर, उस पर प्रभाव पड़ता है और इससे इंट्यूशन में भी सर वृद्धि होती है। तो ये एक स्पेसिफिक चीज़ है। थैंक यू सर। जी, दिव्यांशु पाल। यस सर। अच्छा, हिंदी साहित्य के आप यस सर। ये ऑप्शन लिया है। ये एक स्टेटमेंट है कि प्रयोगवाद के जो कवि हैं, प्रवर्तक है निराला प्रसाद गुप्त, मधुसूदन गुप्त एंड अज्ञेय। तो कैसे पाते हैं 4 कवि और लेखकों को आप प्रयोगवाद के संदर्भ में? सर एक प्रयोगवादी कवि वह कहलाता है जो कि अपने कविताओं में नए नए प्रयोग करे और किसी भी एक विचारधारा से बनकर न रहे सर। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो निराला डेफिनेटली एक प्रयोगवादी कवि ठहरते हैं, क्योंकि छायावाद में रहते हुए भी उन्होंने प्रगतिवादी कविताएं लिखी और प्रयोगवादी कविताएं भी लिखी। और सर जो अज्ञेय हैं उनका इस संदर्भ में सर खासकर नाम लिया जाता है, क्योंकि सर उन्होंने प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों के बीच कड़ी के रूप में भी कार्य किया और कई सारी नई धारणाएँ भी और नई विचारधारा भी सर हिंदी साहित्य में आगे लेकर आए सर। इसी तरीके की बात सर प्रसाद और गुप्त में मैं कहने में बहुत कंफर्टेबल नहीं होऊंगा सर, क्योंकि उनका जो ज़्यादातर जो काव्य कर्म है वो या तो
छायावाद का दिखता है अथवा उससे पहले की जो हिंदी की एक पूरी धारा चली आ रही है उसका दिखता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी साहित्य में क्या स्थान पाते हैं आप? सर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो रचना काल है वो लगभग 1880-1890 के दशक का है और ये वो समय था जब हिंदी अपना आकार ले रही थी। तो कई सारी ऐसी हिंदी की नई विधाएं हैं जो उन्होंने उनका इनिशिएशन किया सर। तो वो एक पायोनियर सर इस संदर्भ में कहे जा सकते हैं। जैसे कि सर जो एक नाटक विधा है, गद्य की विधा है, गद्य में भी सर जो कविताएँ हैं, कहानियाँ हैं सर, उनको लेकर सर उनका एक काफ़ी फंडामेंटल रोल देखने को मिलता है। इसी कारण सर उन्हें हिंदी का पितामह भी कहा जाता है। अच्छा, हिंदी की एक समस्या जो है वो फोनेटिक्स की है। फोनेटिक्स के साथ साथ लिंग और पुल्लिंग स्त्रीलिंग की भी है। जो गैर हिंदी भाषी लोग हिंदी क्षेत्र में आते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि लिंग और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे उसको भेद करें। कि बस आती है, स्कूटर आता है ना, इस तरह से कई ऐसे शब्द हैं जो वो ठीक से पकड़ नहीं पाते और उल्टा बोलते हैं। तो क्या कारण है हिंदी में एक इसका कोई भेद कुछ स्पष्ट नहीं है? सर इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो एक हिंदी है सर वो एक अपने आप में मिली जुली भाषा है। उसमें सर अवधी के तत्व भी मिल जाते हैं, जो एक बिहार में चली आ रही जो लैंग्वेजेस हैं उनके तत्व भी मिल जाते हैं और साथ ही साथ में जो पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी, हरियाणवी, इन सब के तत्व भी मिल जाते हैं। तो इस मिली जुली भाषा होने के कारण सर जो ग्रामर के रूल हैं वो सर कई बार कुछ लोगों को स्पष्ट नहीं हो पाता है। किंतु सर हम इस संदर्भ में 1966 में एक मानक भाषा के साथ में सर जो एक राजभाषा विभाग है वो आया है और उन्होंने सर इन सब जो अलग अलग रूप चल रहे हैं उनके रूप में उनके संदर्भ में स्पष्टीकरण किया है। अच्छा, ओके, आप एक स्टार्टअप में भी कुछ काम किए हैं। मान लीजिए आपने ये एजुटेक, मान लीजिए आपका एक कोचिंग इंस्टीट्यूट 99 नोट्स आपका है और आप सीईओ हैं और आपको कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट को फंडिंग चाहिए। आप इन्वेस्टर्स के आगे पिच कैसे करेंगे कि वो इस एडटेक में फंडिंग आपको दे? क्या क्या आप बताएंगे? सर मैं कुछ सेकंड सोचने का समय लेना चाहूँगा। सर जो मेरी पिच होगी सर उसके दो प्रमुख तत्व होंगे सर। पहला तो ये कि एक स्कोप कितना है, मतलब मार्केट साइज़ कितना है। तो सर उसमें मैं बिल्कुल डेटा बैक तरीके से ये बताऊंगा कि जो एक सिविल सर्विसेज का एक जो पूरा बच्चे आ रहे हैं इस वाले समय में, खासकर जैसे जैसे अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो सर एक मार्केट साइज़ को लेकर मैं इसमें एक पिच का मेरा पॉइंट रहेगा। तो दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि अगर हम 99 नोट्स को किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सर। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आने वाले समय में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैक्ड एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जो कि हर एक स्टूडेंट को बिल्कुल कस्टमाइज तरीके से ऐसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए। और तीसरा सर मैं इसमें ये उनके पिच का पॉइंट रहेगा कि हम इसको बहुत डिसेंट्रलाइज भी कर सकते हैं सर, क्योंकि जो दिल्ली का मार्केट है एक तरीके से वो बहुत सैचुरेट हो चुका है। तो सर मैं पिच ये करूँगा कि हम आने वाले समय में Tier 2 और Tier 3 सिटी वाला जो मार्केट है उसमें भी हमें पेनिट्रेट करना चाहिए। तो सर ये मेरे मुख्य बिंदु रहेंगे। इसमें जो है कि अल्फा क्रिएट करना, एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जब इतनी क्राउडेड मार्केट होती है तो उसमें आप कैसे सोच सकते हैं कि आज मेरा ये फाइनेंशियल पैरामीटर्स ये है और 5 साल में मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, बिकॉज कंपटीशन आगे और ज़्यादा भी हो सकता है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि मेरी जो विज़न है आज से 5 से 10 साल में वो मैं पहुंच पाऊंगा, तभी तो पैसा लगाएगा। सर इसमें जो एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन यूएसपी जो बोलते हैं सर, वो मैं ये क्रिएट करने की कोशिश करूंगा कि जो आने वाला जो भी, चूँकि जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है काफ़ी डायनेमिक इन नेचर है, तो सर मेरी पिच का एक पॉइंट ये भी रहेगा कि जो भी चेंजेस हम देखते जा रहे हैं इस एग्ज़ाम के पूरे प्रोसेस में, वो हम कैसे हमारी पूरी कोचिंग में, हमारी पूरी मैथोडोलॉजी में, हमारी पूरी पैडागोगी में किस तरीके से हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। और सर इसके लिए हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि सर एआई का सर मैंने नाम लिया और डिसेंट्रलाइज करने का नाम लिया। सर वो कुछ पॉइंट हो सकते हैं। ओके, जस्ट टेल मी 1-2 शॉर्ट क्वेश्चंस। डू यू नो व्हाट इज द टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ कंट्री? हमारा क्या है? यस सर। सर जो डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो सर अराउंड 16 to 17% है। दैट इज वो राज्य और केंद्र का मिला के है कि खाली केंद्र का है? सर ये सर एज फार एज आई एम अपडेटेड सर इट शुड बी कलेक्टिव सर। हमारा जो टैक्स बेस कितना है? सर अभी थोड़े दिन पहले ही सर जो इस संदर्भ में डेटा आया है उसके अनुसार सर 6.93 करोड़
टोटल डायरेक्ट टैक्स पेयर्स हैं? तो टैक्स पेयर्स हैं कि आर यू श्योर कि टैक्स पेयर्स हैं इतने? सर 6.93 करोड़ आर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स और 7 करोड़ के ऊपर 7.12 करोड़ आर टोटल डायरेक्ट टैक्स पेयर्स। उसमें सर टैक्स पेयर्स और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स दोनों में अंतर है, तो उसमें क्या अंतर है और कितने लोग हैं जो टैक्स फाइल करते हैं और कितने लोग एक्चुअली टैक्स पेमेंट करते हैं? सॉरी सर, I'll read about it. स्टडी थैंक यू सर। दिव्यांशु, यस सर। दिव्यांशु आप राजस्थान से आते हैं। राजस्थान में अभी इलेक्शन के दौरान कास्ट सेंसस का बहुत ज़्यादा जिक्र था। आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस पर? सर आई बिलीव गोइंग फॉरवर्ड हम एक कास्ट सेंसस कंडक्ट करवा सकते हैं सर। इससे जो भी हमारी स्कीम्स हैं उनको फाइन ट्यून करने में मदद मिलेगी, और जो ऐसे सोशल ग्रुप्स हैं जो अभी तक पॉजिटिव जो एक अफर्मेशन की एम्बिट में नहीं है, उनको भी सर हम इसके एम्बिट में ला सकते हैं। किंतु सर जो इसके कई सारे इसके नुकसान बताए जाते हैं कि ये जो एक कास्ट सेंसस का डेटा है दैट कैन बी मिस यूज बाई सम पॉलिटिकल पार्टी, सर हमें उसका अच्छे से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। बट सर अगर हम इन कुछ कंसर्न्स का ध्यान रख पाएँ तो आई बिलीव सर इट इज़ ए प्रोग्रेसिव स्टेप। अफर्मेटिव एक्शन, यस सर। रिजर्वेशन, यस सर। ये हेल्पफुल है? सर आई बिलीव कि अगर हम 1947 के बाद से अगर देखें तो सर ओवरऑल जिन जिन कैटेगरीज़ को ये रिजर्वेशन दिया गया है उनकी ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक बेटरमेंट में इसका सीधा असर तो दिखता है। बट सर गोइंग फॉरवर्ड हमें इसमें कुछ रिफॉर्म्स भी करने की आवश्यकता है सर। जैसे कि जो एक ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन की एक मांग उठ रही है, जो जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया गया है सर, उसी तरीके के हमें रिफॉर्म सर अदर कैटेगरीज में भी आई बिलीव सर समय के साथ लाने चाहिए, ताकि और भी रिफ्लेक्टिव हो सके और भी फाइन ट्यून हो सके। ओके। एक वर्ड होता है डोमिनेटिंग कास्ट, मुझे हिंदी में नहीं पता उसे क्या बोलेंगे, यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। डोमिनेटिंग कास्ट के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि ये स्पेसिफिक कास्ट डोमिनेटिंग है? सर इसके कुछ पैरामीटर्स जिसके आधार पर किसी कास्ट को डोमिनेटिंग कास्ट कहा जा सकता है। सर सबसे पहला उनका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कितना है सर, क्योंकि वो सीधा रिफ्लेक्ट होगा कि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। सर दूसरा कि उनका सर एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या रहा है, नंबर 2 ये है। और सर तीसरा ये कि सर उनका ओवरऑल सर सोशो इकोनॉमिक जो एक ऑक्यूपेशन है सर, वो किस तरीके का ऑक्यूपेशन है। अगर वो ट्रेडिशनली सर जो एक निचले ऑक्यूपेशंस में ऑक्यूपाइड हैं, या फिर सर एक उनका एक सर्विस सेक्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर में उनका ऑक्यूपेशन रहा है, वो सर एक तीसरा फैक्टर हो सकता है। और सर चौथा फैक्टर ये भी है कि सर उस कास्ट में महिलाओं की स्थिति कैसी है, क्योंकि दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स टू ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक बेटरमेंट। ओके। डू यू एग्री जाट यादव्स ये डोमिनेटिंग कास्ट में आते हैं? सर अगर इन सब जो पैरामीटर्स मैंने अभी बताया, अगर उन पैरामीटर्स पर इन कास्ट को देखा जाए तो आई बिलीव सर दे आर डोमिनेटिंग देन अदर कास्ट, रिलेटिवली सर वो डोमिनेटिंग है। तो डोमिनेटिंग कास्ट को रिजर्वेशन की ज़रूरत है? सर आई बिलीव सर जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सर जो भी जिन कैटेगरीज में सर हम रिजर्वेशन दे रहे हैं सर, उनको हम सब कैटेगराइज कर सकते हैं, और जो भी जिन ऐसी कास्ट ने सर इस अफर्मेटिव एक्शन का पहले फ़ायदा उठा लिया है सर, उनका हम जो एक रिलेटिव शेयर है वो कम कर सकते हैं, और ऐसी कास्ट जिनको इस तरीके के फ़ायदे नहीं मिल पाए हैं सर, उनका हम अकॉर्डिंगली हम उनका शेयर बढ़ा सकते हैं। ओके। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम राजस्थान। एक नया टाइगर रिजर्व अभी ऐड किया है, अब टोटल कितने हो गए हैं और कौन सा टाइगर रिजर्व अभी ऐड हुआ है? सर अभी हमने रामगढ़ विषधारी एक टाइगर रिजर्व किया है जो कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है, और इसके साथ में सर टोटल सर 4 टाइगर रिजर्व नेशनल लेवल पे आई एम आस्किंग। हाँ सर नेशनल लेवल पर सर 4 नेशनल लेवल पे 4 टाइगर रिजर्व्स? सर ये सर इसका रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स एंड सर दिस रामगढ़ विषधारी। ओके। अभी आप कोचिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, और अभी आपने जिक्र भी किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। आपको लगता है वो गाइडलाइंस प्रैक्टिकल हैं? यस सर। हैव यू रेड द गाइडलाइंस? यस सर। ओके, कुछ मुख्य 3 बिंदु बताइए गाइडलाइंस की। सर उसमें सर पहला पॉइंट तो ये कि जो भी कोचिंग सीकिंग स्टूडेंट हैं उनकी मिनिमम एज डिफाइन की गई है, होनी चाहिए, दैट इज़ 16 ईयर्स। और सर इसके अलावा जो भी कोचिंग सेक्टर के जो एडवर्टीजमेंट है, सो दे नीड टू बी मोर ट्रांसपेरेंट एंड दे नीड टू बी मोर अकाउंटेबल फॉर देयर रिजल्ट्स। और सर इसके अलावा सर जो ट्यूटर्स हैं
उनकी भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड की गई है कि उनको एक ग्रेजुएट स्तर का एटलीस्ट होना चाहिए। और सर इसके अलावा पेनल्टीज़ का भी इसमें प्रोविज़न किया गया है। सर आई बिलीव सर इट इज़ टोटली इम्प्लीमेंटेबल। सर अगर सर सिंस मैं कोटा से आता हूँ और सर वहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या यही देखने को मिलती है कि जो जेई और नीट की कोचिंग्स हैं वो क्लास 6 क्लास 7 से ही सर बच्चों को कोचिंग पढ़ाने लग जाती है। तो सर अगर स्कूल की जगह कोई विद्यार्थी कोचिंग अटेंड करता है तो इसका एक ओवरऑल डेवलपमेंट सर कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो आई बिलीव कि सर ये जो गाइडलाइंस हैं दे आर द नीड ऑफ द आर्ट सर। दिव्यांशु, मेरा लास्ट सवाल, पार्लियामेंट में अभी 6 बिल्स पास हुए थे, आर यू अवेयर? यस स्पेक्ट्रम बिल जो था उसके बारे में कुछ बताइए। सर मैं कुछ सेकंड सोचने का समय लेना चाहूँगा। सर उसके कुछ मुख्य पॉइंट हैं कि जो एक हमारा स्पेक्ट्रम है सर उसको अलोकेट करने का एक पूरा मैकेनिज्म डिसाइड हुआ है जिसके द्वारा हम सर ऑक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे और उसमें कुछ स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम बैंड है दैट वुड बी रिजर्व फॉर द डिफेंस फोर्सेस। इसके अलावा सर जो एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड था उसे डिजिटल भारत निधि के रूप में नामित किया गया है और उसका स्कोप भी बढ़ाया गया है। और इसके अलावा सर ऐसे प्रोविज़न भी हैं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी इंटरसेप्ट करने का सर जो भी अथॉरिटी है उनको अधिकार दिया गया है। ओके, थैंक यू दिव्यांशु। थैंक यू सर। कब है आपका सर 7 फरवरी। इंटरव्यू? 7 फरवरी। 7 फरवरी, ज़्यादा टाइम अब नहीं है। मॉक्स कितने ले लिए आपने? सर टोटल 4 मॉक्स हैं और ये सर मेरा लास्ट मॉक मैं प्लान कर रहा हूँ। गुड। हाँ, मॉक्स पे अब आई थिंक ऑप्टिमम नंबर हैज़ बीन रीच्ड। इसके बाद प्रिपरेशन। पहली बात तो ये है कि व्हेन यू कम इन तो आपको जो इम्पैक्ट देना है टू द पैनलिस्ट वो ऑफिसर वाला देना है। तो हेयर हैज़ टू बी नीटली कोम्ड, शूज़ शुड बी शाइनिंग ब्राइटली, और आपकी टाई जो है वो आपने शर्ट के अंदर डाल दी। दैट्स नॉट द करेक्ट वे। इट शुड गो इनसाइड। वो देयर इज अ स्मॉल एरिया फ्रॉम विच यू कैन पुट इट इन। ये सब चीज़ें हालांकि ये लगती हैं, छोटी लगती हैं, बट इम्पैक्ट होना जो चाहिए, एज आई सेड, फर्स्ट इम्पैक्ट शुड बी द बेस्ट इम्पैक्ट। तो देखिए, एक चीज़ जो हम सभी एस्पिरेंट्स को बताते हैं कि दिस इज़ नॉट एज सच अ टेस्ट ऑफ नॉलेज। ये टेस्ट है ये देखने के लिए कि आप में ऑफिसर जैसे गुण हैं या नहीं, और उसमें सबसे पहले जो है वो है इंटेग्रिटी। तो नो गेसिंग, नो ब्लफिंग। उसके बाद ये देख रहे हैं हम लोग कि कितनी अवेयरनेस है आपकी विद रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ, योर डिस्ट्रिक्ट, योर स्टेट, नेशन, द वर्ल्ड। आप किस तरीके से अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग है उसके पीछे या नहीं, बैलेंस्ड ओपिनियन देते हैं या नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, पॉइज है या नहीं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी। तो आई फील यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट। जिस तरीके से आपने आज क्वेश्चंस फील किए, यू आर रेडी टू फेस द इंटरव्यू बोर्ड। बस एक चीज़ ये ज़रूर है कि आपकी रफ्तार जो है वो बहुत ज़्यादा है। इतनी तेज़ स्पीड रहती है कि उसको फॉलो करने में डिफ़िकल्टी आ जाती है। ये भी ध्यान रखें कि ओल्डर पीपल लाइक अस हैव हियरिंग प्रॉब्लम्स। देखिए, मेनली क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम करंट अफेयर्स, डैफ एंड सब्जेक्ट। तो इनको लेकर अब जो टाइम बचा है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो अनप्रिडिक्टेबल है ना, कहीं से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, इनको लेकर थोड़ा सा ब्रश अप कर लीजिए। नो वन इज़ एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग, ये भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नहीं आता है तो नहीं आता है, और उस क्वेश्चन को अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया खुदा न खास्ता जो आप रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे, तो उसको पीछे छोड़कर अगले उस पर विदाउट हैविंग एनी इम्पैक्ट ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस।
कभी कभी जानबूझकर भी क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाएंगे। ज़्यादातर ये क्वेश्चंस जो हैं इनका रिस्पांस बहुत आसानी से इसमें मिल जाता है, एंड इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी होना चाहिए। अब जैसे आई आस्क्ड अबाउट FCI 3 ऑब्जेक्टिव्स, तो पहला था प्रोक्योरमेंट, सेकंड वाज PDS एंड थर्ड वाज बफर स्टॉकिंग। तो लगता तो ये है कि ये बहुत आम सवाल है और इसको जनरलाइज तरीके से हम रिस्पॉन्स दे सकते हैं, पर इन सब में कोई ना कोई चीज़ छुपी रहती है। तो वही देखा जाता है कि डेप्थ में आप जा चुके हैं या सिर्फ सुपरफिशियल तरीके से आंसर कर रहे हैं। बट बाय एंड लार्ज आई थिंक कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। आप क्या सोचते हैं, आप कैसे उसका स्व मूल्यांकन करते हैं? सर स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, सर काफ़ी स्कोप है कई आंसर्स में। कुछ में सर वो क्रिस्पनेस वो शायद उतनी निकल कर नहीं आ रही है, थोड़े टेंटेटिव आंसर्स हैं, तो वहाँ पे मैं काम करूँगा। नहीं देखिए, अब आप इस स्टेज पर आ गए हैं कि सेल्फ डाउट को हटा दीजिए। यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट, यू आर गोइंग टू एस द इंटरव्यू, ये धारणा लेकर जाइए एंड यू विल एस इट। आप में हमें ऐसी कोई कमी तो दिखी नहीं कि जिसकी वजह से यू विल फेयर बैडली। 2 बार जा चुके हो इंटरव्यू तक, यस सर। यू नो। क्या क्या मार्क्स मिले थे? सर एक बार 158 और एक बार 149। 158। और मिस कितने मार्क्स से किया आपने ईच टाइम? सर जब 149 मिले थे तो सर 18 मार्क्स से मिस किया, और जब 158 थे तब सर 12 मार्क्स से मिस किया। तो मतलब यू आर ऑन द कस्प। यस सर। अब किसे कैसे गए हैं मेंस? सर मेंस बेटर है सर पिछले ईयर से। आप में पोटेंशियल है 175 180 तक लेके आने का, तो उसको आप कर लीजिए। जो आप हमने देखा है पोटेंशियल आप में है, तो थैंक यू सर। वर्क हार्ड, विश यू ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक। यू आर गुड। इंटरव्यू जब जाएंगे मॉर्निंग पेपर देख के जाना, श्योर सर। नहीं तो कोई क्रिटिकल आंसर मिस हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे आपने मिस करके 737 वाला। यस सर। अखबार देखे, न्यूज़ है, हेडलाइन न्यूज़ है। एटलीस्ट हेडलाइंस पढ़ लीजिए, कम थोड़ा आइडिया। श्योर सर। श्योर सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ऑल थैंक यू राइट, सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।